हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, हम लोग साइंस का सेट वाइज कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चंस को कर चुके थे। बीच में रेलवे का कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था एग्ज़ाम को लेकर के, जिसके कारण मैं सेट को नहीं करवा पा रहा था। तो उन सभी प्रॉब्लम को दूर रखते हुए मैं फिर से सेट का जो आज डे 8 है उसको स्टार्ट करता हूँ और सेट 8 से सारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल से जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेना। तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्न का हल करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कोई वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति क्या है? ऑप्शन ए 5.67 मीटर, ऑप्शन बी 567 सेकंड का पावर -1, ऑप्शन सी 5.67 मीटर पर सेकंड -1, ऑप्शन डी 6.67 मीटर पर सेकंड का पावर -1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप गति पूछे तो औसत गति बराबर आपका होता है औसत गति बराबर आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ और आप लोग समझ जाना कि टोटल डिस्टेंस TD यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपका कितना है? 18 + 16 और डिवाइडेड बाय क्या आपका टोटल टाइम यानी कि 4 + 2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना? आपका हो जाएगा यहाँ पर 18 और 16 को ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 17/3। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5.67 और मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो पर सेकंड को हम रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, 5.67 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मीटर पर सेकंड ना दे करके उसको इन्वर्स करके पावर -1 में बना दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका परमाणु आकार, ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। ठीक है, यानी कि कारों में जो प्रयोग किया जाना पेट्रोल का जो यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसके साथ ईंधन के रूप में एथेनॉल भी काम करता है। ठीक है, सिर्फ पेट्रोल काम नहीं करता, पेट्रोल के साथ एथेनॉल भी काम करता है। तो यह है आपका आंसर एथेनॉल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण डैश। ऑप्शन ए की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी, ऑप्शन बी की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऑप्शन सी की गति कम हो जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी, ऑप्शन डी
की गति कम हो जाएगी और अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह मान ले जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है, 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1/9 g, ऑप्शन बी 9 g, ऑप्शन सी 1/3 यानी कि 1/3 g, ऑप्शन डी 3 g। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 g। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1/3 बोला है तो 1/3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को 1/3 कर देना तो 3 g हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि डैश। ऑप्शन ए H+ आयन की सांद्रता में कमी, ऑप्शन बी OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन सी H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन डी OH- आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के समान उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थिर एक बिंदु पर, यहाँ पर आप ध्यान देना, देखिए यहाँ पर बीच के बाद क्या लिखा है, स्थिर एक बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड पॉइंट मैं आपको बताऊँगा किस लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थिर एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी वक्रता के केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थिर बिंदु पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, अगर यहाँ से आपका पूछ देता कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच, ये चीज़ हटा देता, स्थिर एक बिंदु अगर हटा देता और पूछता कि बीच पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहाँ होगा, अगर आपसे ऐसा पूछता तब आपका आंसर हो जाता, इसका आंसर हो जाता वक्रता केंद्र पर एवं अनंत के बीच। ठीक है, अगर तब ये स्थिर एक बिंदु हटा देता, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता, वक्रता केंद्र एवं अनंत पर। ठीक है, अनंत के बीच। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड पॉइंट को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, जब भी आपसे पूछे स्थिर बिंदु दिया रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, और उसके साथ यहाँ पर अगर आपसे अगर ये वर्ड जोड़ दे कि स्थिर, माफ़ करना, जब स्थिर
एक बिंदु जोड़ दे तो आपका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, और ये लाइन, ये वर्ड स्थिर एक बिंदु हटा दे और यही क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल होता है। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपने ये यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, प्रथम जो आवर्त होता है उसी में सबसे कम सेल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो हो जाएगा गलत। और कभी कभी यहाँ से पूछ देता है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं, तो पहले आवर्त में आपका 2 तत्व होगा, दूसरे आवर्त में आपका 8 तत्व होगा, तीसरे आवर्त में आपका 8 तत्व होगा, चौथे आवर्त में आपका 18 तत्व होगा, पाँचवें आवर्त में आपका 18 तत्व होगा, छठे आवर्त में आपका 32 तत्व होगा और सातवें आवर्त में आपका शेष तत्व होगा। ठीक है, तो आपसे अगर तत्व पूछे कि कितना तत्व होगा तो आप इस तरह से बता देना, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथे आवर्त में 18 तत्व, पाँचवें आवर्त में 18 तत्व, छठे आवर्त में 32 तत्व और सातवें आवर्त में शेष बचे तत्व। ठीक है, और सबसे बड़ा आवर्त अगर आपसे पूछे तो अभी के अनुसार, मतलब पीरियोडिक टेबल के अनुसार आप बता सकते हैं कि छठा जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है। ऑप्शन ए ठोसो, ऑप्शन बी गैसो, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी द्रवो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है वो पदार्थ का चौथा अवस्था होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंडमाला गोइट्रे डैश की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी के कारण होती है। ठीक है, गंडमाला जो होता है यानी कि गोइट्रे, ये आयोडीन की कमी से होता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सोडियम की कमी से बीपी लो होता है। ठीक है, बीपी लो होता है, डायरिया होता है, ये किसकी कमी से होता है, सोडियम की कमी से। और आपसे पूछे कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम की कमी से आपका हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किसके कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। और आयरन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयरन की कमी एनीमिया होता है, एनीमिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया। ठीक है, सोडियम की कमी से बीपी लो, डायरिया होता है, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो गंडमाला यानी कि गोइट्रे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन सी वस्तु द्वारा किया गया कार्य इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन डी एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है,
उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचा जाता है, वो कौन खींचता है? वो गुरुत्वाकर्षण का बल खींचता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश होता है, यानी कि पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना पे आ जाता है, या फिर कितना के नीचे चला जाता है, या फिर किस पोजीशन पे आ जाता है जब दांत का जो क्षय होता है वो शुरू हो जाता है। क्षय मतलब दांत गिरने लगता है, ठीक है। क्षय बोले तो दांत जब गिरने लगे। ऑप्शन ए 8 से 9 के बीच, ऑप्शन बी 5.5 से 6.5 के बीच, यानी कि 5.5 से 6.5 के बीच, ऑप्शन सी 5.5 से कम, ऑप्शन डी 5.5 से 7.8 के बीच। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 5.5 से जब कम हो जाता है तब दांत जो होता है वो गिरने लगता है। पीएच वैल्यू जब भी 5.5 से कम हो जाता है तो दांत झरने लगता है, ठीक है। और 5 से 5 जो कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। न्यूट्रल किसको बोलते हैं? 7 पर न्यूट्रल को बोलते हैं, और 7 से कम अम्लीय को बोलते हैं, और 7 से अधिक हम क्षार को बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले के वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वों का वर्गीकरण, कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? ऑप्शन ए मेंडलीव की आवर्त सारणी, ऑप्शन बी डेरोनियर का त्रिक, ऑप्शन सी न्यूलैंड का अष्टक, ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त सारणी। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो क्या? परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार के अनुसार रखा गया था, ठीक है। ये भार के अनुसार रखा गया था, भार के अनुसार रखा गया था। परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं या फिर भार बोल सकते हैं, उसके अनुसार रखा गया था। और कितने तत्वों को रखा था? 63 तत्वों को रखा था, ठीक है। और डेवोरियन जो थे उन्होंने त्रियक का जो दिया था वो 3-3 करके तत्वों को रखे थे, ठीक है। इसीलिए त्रियक नाम पड़ा था। त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डोबेराइन, ठीक है। डोबेराइन या डोबेरियन। और न्यूलैंड जो थे वो अष्टक इसलिए बोला गया था कि उन्होंने 8 करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। ये मोस्ले द्वारा तैयार किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? मोस्ले ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन ए जाइलम वाहिकाएं, ऑप्शन बी भरण ऊतक, ऑप्शन सी विभोजक ऊतक, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम। फ्लोएम का क्या कार्य? फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में जो भी भोज्य पदार्थ बनता है उसे पौधों के पत्तियों से पौधों के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाता है। मतलब कि पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। और यही पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के परिवहन में कौन मदद करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और जाइलम का कार्य पहले बता चुका हूँ मैं कि जाइलम का कार्य होता है वो जड़ों से खनिज लवणों तथा खनिज पदार्थों को पौधों में ले जाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक डैश क्रियाविधि का सुझाव दिया? ऑप्शन ए कार्ल वोएस, ऑप्शन बी एस्टर हेलेक, ऑप्शन सी रॉबर्ट विक्टर, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया। और इनकी एक पुस्तक है वो
उसी का नाम है ऑर्निज ऑफ स्पीसीज। और नेचुरल सिलेक्शन भी चार्ल्स डार्विन ने किया, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन भी चार्ल्स डार्विन ने ही किया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर मोशन में है यानी कि गति अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा ही होती है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अगर गति अवस्था में होगी तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होती है। और स्थिर अवस्था में होगी तो उसमें स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने के में बदलने के लिए आपको करना होगा। ऑप्शन ए दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करना होगा, ऑप्शन बी दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, ऑप्शन सी दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा, और ऑप्शन डी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ तो मैं ऑप्शन डी मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो चल इसमें ही इसका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिए गए तापमान में से 273 घटाना होगा, ठीक है। 273 को हम घटाते हैं, उसके बाद हमारा जो केल्विन पैमाने पे तापमान वो बदल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन सी क्रमिक विकास, ऑप्शन डी अनुवांशिकता। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुवांशिकता, ठीक है। हमारे पेरेंट्स यानी कि जीवों में जो गुण होता है या फिर उनका जो मानसिक गुण होता है, शारीरिक गुण होता है, वो उसके जनरेशन में जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे मम्मी पापा में होता है वो हम में कुछ आता है, हमारे से हमारे बच्चों में कुछ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं अनुवांशिकता बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 60 है एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 18 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, ऑप्शन सी 3 ओम, ऑप्शन डी 6 ओम यानी कि 6 ओम। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ओम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। ऑप्शन ए वर्तिक कार्य, ऑप्शन बी बीजांड, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी भ्रूण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भ्रूण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, छवी प्रतिरोध, ये भी है, ठीक है, ये 6 भी है, ठीक है, वी नहीं है भी है, यानी कि 6 वोल्ट। तो 6 भी प्रतिरोध वाले एक सेल में 0.5 ए यानी कि एम्पियर ए की धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को भरा गया पावर डैश होगा। तो इसका आपको फॉर्मूला पता है,
W बराबर क्या होगा आपका V/A, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, W बराबर आपको हो जाएगा V/A, ठीक है। तो V आपका कितना दे रखा है 6 इंटू A कितना दे रखा है हाफ लिख देंगे। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यानी कि W आपका क्या आ जाएगा आपका 3 वाट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 3 वाट। तो ये हो गया आपका दोस्तों आज का साइंस का डे 8, जिसमें आपके पेपर सेट 8 जो थे उससे जितने साइंस के क्वेश्चन थे सभी के सभी आज मैंने आपको करवा दिए। और जो लोग चैनल से जुड़े हैं और वो लोग चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपना ये वीडियो सेंड करें, ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे ज़रिए कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेना, ताकि पल पल की अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा पाए, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी पूछना हो या जानकारी देना हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर जानकारी दे सकते हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।